हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा अभी आपका एग्जाम धीरे धीरे जल्दी जल्दी नजदीक आ रहा है और आपके पास समय कम है। तो ऐसे में जितने कम समय में जितनी ज्यादा चीजें आपको मिल रही हैं उसको आप जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। और बेटा जीवन परिचय ऐसा है जो कि आपका निश्चित रूप से आना ही आना है। तो ऐसे में कम समय में आप थोड़ा सा देखिए इस क्लास को और देखकर आप क्या कीजिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था पॉइंट्स बनाकर अपनी शॉर्ट नोट्स बनाकर अपनी उस जगह पर लगाइए जहां पर आप उसको रोज पढ़ पाए देख पाए। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने वो काम किया होगा। नहीं किया होगा तो बेटा ये आपके लिए कहीं ना कहीं गलती होगी आपकी और कहीं ना कहीं इसका आपको दुष्परिणाम भी फिर ये होगा ना लास्ट टाइम। यार इतने सारे अब तो जीवन परिचय आ गए, कैसे याद करें, बड़ी मुश्किल हो रही है, कैसे इनको करा जाए। क्योंकि हम लास्ट में इकट्ठा कर लेते हैं, फिर ये होता है चल छोड़ दो क्या ही होगा, एक एक ही क्वेश्चन तो जाएगा। पर आप सोचिए ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिसको आप लास्ट समय के लिए छोड़ेंगे और इतना टाइम नहीं होगा कि एक साथ सब किया जा सके, तो वो सब चीजें छूटती जाएंगी। तो ऐसे में जो हम स्कोर करने का सोच रहे होते हैं, जो हमारा माइंडसेट होता है कि हाँ हमें इतने प्रतिशत मार्क्स चाहिए, इतने अंक चाहिए, वो हम उतने प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो हिंदी एक ऐसा विषय है, न केवल आपको हिंदी में ही आपको अच्छे अंक देगा, एक अच्छे प्रतिशत आपके आएंगे, साथ ही साथ आपको जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जो दूसरे विषय हैं उसमें भी आपको हेल्प करेगा। ओवरऑल आपकी जो परसेंटेज है उसको भी उठाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हिंदी को आप बिल्कुल ऐसे मत लीजिए कि हाँ लास्ट में पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज की साहित्य दर्पण सीरीज में ज्यादा बातें नहीं करते हुए डायरेक्ट आज हम अपने क्या करेंगे, मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जो जन्म, पहले नाम इनका पूरा आप जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त है। पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त है। माता जी का नाम कौशल्या देवी। ठीक है, नाम क्या है उनका, कौशल्या देवी। जन्म स्थान व तिथि की बात करें तो इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के चिरगांव झांसी में हुआ था। यानी इनका जन्म कब हुआ है, 3 अगस्त 1886 में चिरगांव झांसी में हुआ था। शिक्षा की बात करें तो गुप्ता जी की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई है। गुप्ता जी की कोई ऑथेंटिक, मतलब वो बोलते हैं ना प्रॉपर, जैसे आप 9 10 जैसे पढ़ते हैं, इस तरह से कोई उन्होंने ऑफिशियली अपनी पढ़ाई नहीं करी है। उसके बाद गुप्ता जी ने इतना लिखा है तो आप सोच ही सकते हैं। परंतु हिंदी, संस्कृत, बंगाली साहित्य के स्व अध्याय किया, इन्होंने खुद से अपनी पढ़ाई करी। हिंदी सीखी, बंगाली सीखी, संस्कृत सीखी। ठीक है, पेशे से ये कवि रहे, लेखक रहे। स्वतंत्रता संग्राम में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पुरस्कार की बात करें तो इनको साहित्य में इनके योगदान के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। यानी कि अगर इनका टाइटल आपसे पूछा जाए तो इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि। यानी राष्ट्र से भाई, स्वतंत्रता संग्राम में इनकी अहम भूमिका रही है तो कहीं ना कहीं राष्ट्र से ओतप्रोत इनकी कविताएं रही होंगी, जिस कारण से इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। ठीक है, और उन्हें उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है बेटा जी, तो इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है अगर वो चाह जाए। हम कहते हैं ना कि केवल एक स्टैंडर्ड पास का मतलब क्लियर करना जरूरी नहीं है कि हाँ हमने ये कर लिया। शिक्षा का अर्थ होता है जीवन में आप अपनी सही तरीके से अपने जीवन को आप किस तरह से चलाते हैं। शिक्षा तो वही है, पढ़ लिख कर भी अगर हमें सलीका तहजीब नहीं आई तो शायद वो शिक्षा व्यर्थ है ना। और हमें रहने जीवन को अच्छे से आनंदित रूप से ऊर्जावान पॉजिटिविटी के साथ, यानी कि भाई सकारात्मक ऊर्जा के साथ अगर हमें आगे बढ़ने को मिल रहा है ना, तो उससे अच्छी जिंदगी कुछ हो ही नहीं सकती है, कुछ नहीं हो सकती है भैया, है कि नहीं। चलो, तो इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, जयदशवध और सिद्धार्थ राज द्वापर, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं बेटा, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, याद कर लीजिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछे जाते हैं।
ठीक है। बात करें इनके निधन की तो बात 12 दिसंबर 1964 में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। यानी कि जन्म 1886 में हो रहा है और 1964 में इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं पॉइंट वाइज, ताकि आपको इनके जीवन के बारे में लिखने में आपको हेल्प मिले। ठीक है, एक बार मैंने शॉर्ट में बता दिया, अब इसको आप पॉइंट बना बना कर लिखेंगे तो आपको मार्क्स एक अच्छे तौर पर मिल जाएंगे। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त को हिंदी के प्रसिद्ध राष्ट्रीय और धार्मिक कवि माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और धार्मिक भावनाओं का गहरा प्रतिबिंब, मतलब एक उनकी अ, छाया जो है वो दिखाई देती है। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में प्रभावी कवियों में से एक थे, जिनकी कविताएं लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना भरने का कार्य करती थी। उनकी रचना भारत भारती ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विशेष लोकप्रियता पाई थी। भारत भारती उनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, बहुत फेमस रचना है। गुप्ता जी को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि राष्ट्र कवि की उपाधि किसके द्वारा दी गई है मैथिली शरण गुप्त जी को, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा दी गई थी। मैथिली शरण गुप्त ने साहित्य में भक्ति, धार्मिकता, देशभक्ति और मानवीय संवेदना, यानी मानव के जो इमोशंस होते हैं उसमें प्रचुर, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में अपनी रचनाओं में उसका जिक्र किया है। ठीक है। उनकी रचनाएं सरल होती थी, सहज होती थी और प्रभावमयी, यानी लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता था। भाषा में लिखी होती थी जो जन साधारण के लिए आसानी से समझ में आ सके, लोग उसे बहुत आसानी से समझ पाते थे। इतनी सिंपल लैंग्वेज में वो अपनी कविता लिखा करते थे। गुप्त जी ने खड़ी बोली में कविता का प्रयोग कर इसे एक नई पहचान दी। उनकी कविताओं में भारतीय समाज की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को स्पष्ट चित्रण देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। क्लियर बेटा जी? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कला पक्ष। मैंने आपको कहा था किसी भी रचनाकार का जीवन परिचय कैसे याद करना है, पहले तो उनका जीवन परिचय कर लो, फिर उनकी भाषा कौशल, यानी कि उनका कला पक्ष, काव्यगत सौंदर्य जो होता है उसमें कला पक्ष और भाव पक्ष, यानी उनकी बाहरी और आंतरिक, एक तरह से कहते हैं ना कि कविता का बाहरी आवरण और आंतरिक। बाहरी मतलब होता है कि उसकी भाषा कैसी है, कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, मुहावरे हैं, तत्सम निशब्दावली है, जो भी है। आंतरिक मतलब उसका भाव क्या है। तो ये दोनों गुण बता दिया, तो इस तरह से आपका जीवन परिचय पूरी तरह से हो जाता है। अब किसी का भी जीवन परिचय जब आता है, या तो उसकी भाषा पर प्रकाश डालने को कहते हैं, या फिर कभी उनकी रचनाओं, जीवन बताते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालने को कह दिया जाता है। तो पहले उनका पूरी जीवनी बता दो, फिर उनकी कुछ रचनाओं के बारे में बता दो, तो इससे आपके आंसर पूरे अच्छे से तैयार हो जाते हैं। ठीक है बेटा जी? चलो, मैथिली शरण गुप्त का कला पक्ष बहुत ही सशक्त, बहुत मजबूत और आकर्षक है, यानी इंटरेस्टिंग है, आपको अपनी तरफ खींचता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का बहुत ही उत्कृष्टता से, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से खड़ी बोली का प्रयोग किया है, जो उस समय कविता लेखन में अधिक प्रचलित नहीं थी। ठीक है, उस समय उतनी ज्यादा प्रचलित नहीं थी, तब भी उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया था। गुप्त ने अपने काव्य में छंद और लय का भी बहुत अच्छा प्रयोग किया है, जिससे उनकी कविताएं संगीतमय बन जाती है, क्योंकि छंद में लय, ताल, तुक, गति, इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है। उनकी काव्य रचनाओं में कथानक को संक्षिप्त, बहुत छोटे तौर पे लिखते थे, स्पष्ट देखते हैं। चरित्रों का सुंदर चित्रण, यानी उनके जो चरित्र होते थे, पात्र होते थे, उनका बहुत सुंदर चित्रण होता था, जिससे उनकी काव्य शैली में दृश्यात्मकता और सजीवता आती है। यानी कि आपको जब वो काव्य देख पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके सामने वो चीज घटित हो रही है। अब भाव पक्ष की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त जी का भाव पक्ष अत्यधिक संवेदनशील और समाजवादी विचारधारा पर परिचायक है। यानी संवेदनशील यानी कि इमोशंस पर आधारित होता था, और समाजवादी विचारधारा यानी सबका समान अधिकार है, इस विचारधारा पर वो लिखा करते थे। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति, अपनी सिंपथी दिखाई है और प्रेम का संदेश दिया है। चाहे वो छोटा तबका हो, सबके लिए, सभी वर्गों पर वो अपनी बात रखते थे और उनके प्रति अपनी सहानुभूति, सिंपैथी दिखाते थे, प्रेम बताते थे कि सबको प्रेम से रहना चाहिए।
उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, नारी जीवन, समाज सेवा और राष्ट्र प्रेम जैसे उच्च भाव मिलते हैं। विशेषकर उनकी रचना साकेत में नारी के आदर्श स्वरूप, उनके में मतलब एक और चीज कि अपनी रचनाओं में उन्होंने नारी पात्र पर भी विशेष बल दिया है, जैसे कि साकेत में। ठीक है, आप ऐसा उदाहरण देंगे तो इससे आपका और अच्छा जीवन परिचय प्रस्तुत होगा एग्जामिनर के सामने। ठीक है, उदाहरण जरूर दीजिएगा बेटा। फिर उनका साहित्य में क्या क्या योगदान रहा है, अब जो हमने पढ़ा उसी को आप लिख सकते हैं। खड़ी बोली का उत्कृष्ट प्रयोग करा है, राष्ट्रीय चेतना को जागृत करा है, प्रेरणादायक कविताएं लिखते थे। गुप्त जी ने भारतीय नारी के आदर्शों के रूप में रचनाएं लिखी हैं। फिर इसके बाद आप बता देंगे उनकी कविताओं ने भारतीय संस्कृति, इतिहास, धार्मिक भावनाओं को जनमानस से फिर से जागृत किया है। फिर मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हिंदी साहित्य में सामाजिक चेतना और राष्ट्रीयता का सशक्त करती हैं। तो इस तरह से जब आप पॉइंट्स बना के, अब बेटा देखिए ये पॉइंट्स सारे इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण जी का जब भी आपसे साहित्य में योगदान आए आप ये पॉइंट्स रख दीजिए, आपके आंसर एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको कराती हूँ कि भैया जो एग्जाम में आए हुए हैं 2019 और 20 में क्वेश्चन आया था कि मैथिली शरण जी का, गुप्त जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। मैंने अभी थोड़ी देर आपसे पहले कहा था ना, इस तरह से आ जाएगा। या फिर उनकी रचनाओं का उल्लेख करते हुए उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, उनका कला पक्ष बताना है, तो आप वो बता देंगे। मैथिली शरण गुप्त जी का उल्लेख करते उनकी रचनाओं की शैली पर प्रकाश डाली, इसका मतलब पहले उनका थोड़ा जीवन बताया, फिर उनका कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों बताना होगा। तो इस तरह से जब आप उत्तर समझकर पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे तो आप आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, अब इसके हम एमसीक्यूज देख लेते हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, कुछ मैं कराऊंगी, कुछ आप कमेंट सेशन में बताएंगे। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? 1886, 1890, 95 में और 1900 में। तो 1886 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? कविराज, राष्ट्रकवि, हिंदी रत्न, साहित्य भूषण। तो राष्ट्रकवि के लिए। गुप्त जी की प्रमुख काव्य रचना कौन सी है? साकेत, रामचरितमानस, गीता, पंचवटी। तो उनकी प्रमुख रचना साकेत है। मैथिली शरण गुप्त जी का निधन कब हुआ? 1955, 1964, 1970, 1980। ये आपका कमेंट सेशन के लिए होमवर्क में रहने वाला है। और लास्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती किस विषय पर आधारित है? प्रेम, राष्ट्र प्रेम, नारी जीवन, प्रकृति। ये आप मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे क्योंकि हमने इसे अभी डिटेल से पढ़ा है। क्लियर है बेटा? तो आज के लिए ये आपके लिए काफी होगा। नेक्स्ट साहित्य तर्पण में एक नए रचनाकार के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहे, मस्त रहे, खुश रहे और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद।